देखिए कि JCRT क्लास 9 कर विज्ञान कर 5वां पाठ जीवन की मौलिक इकाई। पहला सवाल है पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करना है। तो पादप कोशिका के एक बटे लिखे है, एक बटे जंतु कोशिका के लिखे है। अब पादप कोशिका देख, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित प्रकार से तुलना की जा सकती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है और इसमें कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, माने उपस्थित नहीं। यहाँ हरित लवक उपस्थित होता है, इसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब उपस्थित नहीं, ठीक है। इसमें बड़ी रिक्तिका होती है, इसमें छोटी छोटी कई रिक्तिकाएँ होती है। और दूसरा सवाल है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका इसमें लिख ले। भिन्नता देखो, ऐसी कोशिका में केंद्रक बिना झिल्ली का होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक एक झिल्ली से घिरी हुई होती है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अर्थात इसमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और इसमें सुस्पष्ट केंद्रक होता है, मतलब अच्छा से दिखता है, इसमें अच्छा से नहीं दिखता है, ठीक है। तीसरा देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका उपस्थित होता है कोशिकांग, ठीक है। इसका उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण जीवाणु और नीलहरित शैवाल, और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है पादप एवं जंतु कोशिका, ठीक है। तीसरा सवाल है यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होता है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की बाहरी आवरण होती है। यह वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है जबकि कुछ अन्य पदार्थों को नहीं। इस प्रकार प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो कोशिका का जीवित रहना संभव नहीं है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली टूट रही है, कोशिका भी मर जाएगी। तो चौथा, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। फिर उत्तर देख, यदि अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में पदार्थों का संचयन तथा रूपांतरण होता है। उस परिस्थिति में गोल्जी उपकरणों में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है, अतः गोल्जी उपकरण नहीं होने से उपयुक्त कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा तथा कोशिका का जीवित रहना संभव नहीं है। मतलब कोशिका गोल्जी उपकरण से ही जिंदा रहता है। देखो, एटीपी मतलब होता है एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट। पांचवा सवाल है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, यानी पावर हाउस। श्वसन से मुक्त होने वाली ऊर्जा, हमें सांस से छोड़ी ऊपर से जो ऊर्जा निकलेला माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी अणु के रूप में संचयित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वो एटीपी अणु के रूप में जमा होगा। कोशिका में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा उपलब्ध कराती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। बस वो जमा करेला ऊर्जा के सेले। छठवां सवाल है कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका में उपस्थित अंतर्द्रव्यी जालिका लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य, माने एगो है तनी खसखस एगो चिकन। तो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका के सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका लिपिड का संश्लेषण करती है। माने एगो प्रोटीन का संश्लेषण करे और एगो लिपिड करे, और लिपिड और प्रोटीन मतलब इस लिपिड और प्रोटीन से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। माने कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन रहेगा। सातवां सवाल है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनका शरीर अनियमित होता है। अमीबा जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को आहार बनाता है। यह आहार को पकड़ने के लिए उत्पादों यानी पैर लग रहेला, चाहे रोबोट है नहीं मकरा कर लगे से उसे चारों ओर से घेर लेता है। अमीबा अपना भोजन
एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करता है। एंडोसाइटोसिस विधि में प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर कप के आकार का एक गड्ढा बना लेता है, जिसमें भोजन अंदर प्रविष्ट हो जाता है। इसके बाद यह खाद्य धानी का रूप ले लेती है। खाद्य धानी में भोजन के पाचन के बाद कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाता है, जिससे स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका के बाहर निकाल दिया जाता है। माने स्वांगीकरण विधि से वो अपना खाना बनाए कप लखे बनाए दी है नी, और ओकरे में जखन कोनो जीव आवी ओके हड़प ली और ओके धीरे धीरे वो भस्म कर दी, माने पच जाए ओकरे में। परासरण क्या है? जब विभिन्न सांद्रता वाले दो विलयनों को एक अर्ध पारगम्य यानी सेमी परमिएबल झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है, तो बेला कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल के में गति करने लगता है। माने कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल में गति करने लगता है। माने जेकर मात्रा तनी ज़्यादा रहेला है ना, ऊपर में तैरे के लागल। ज़्यादा मतलब कम सांद्रता और कम मतलब ज़्यादा सांद्रता है नहीं। तो कम सांद्रता वाले घोल जो होता है नहीं, उससे अधिक सांद्रता वाले घोल में गति करने लगता है। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। मतलब फैले के लागेला ऊपर में। इस पानी में तेल के डाल कैसे न चारों पौरेला, उस टाइप कर एगो कम सांद्रता वाला है, एगो ज़्यादा सांद्रता वाला। इस प्रकार यह एक विशेष प्रकार का विसरण है जो द्रव माध्यम में होता है। कोशिकाओं में जल का प्रवेश और निकास परासरण द्वारा होता है। ठीक है, जल कर जो निकास होएला और चाहे अंदर जाएला वो परासरण विधि द्वारा होता है हमारे शरीर में या कोशिका में। तो शरीर कोशिका से ही बना हुआ रहता है। निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। देख, छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े, माने 4 गो आलू कर खाड़ा ले ले, 4 खाड़ा आधा आधा, इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाए। माने उके कप लग बनाए रखे आलू के। इसमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। ठीक है माने कप बनाओ आलू के भीतरे खोखला करके, और एगो माने सिझाल आलू में बनाए है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रख दो। अब उसको पानी में डुबाए देखा है। अब कप ए को खाली रखो, माने एगो कप के खाली रखे है। कप बी में 1 चम्मच चीनी डालो, एगो में 1 चम्मच चीनी डालो। सी में 1 चम्मच नमक डालो, एगो में नमक डाले है। उबले आलू बनाए गए कप में डी में 1 चम्मच चीनी डालो। माने 3 गो आलू कर जे कप बनावे, एक तो खाली रख, एगो में चीनी डाल, एगो में नमक डाल, और जे उबलल है ओकर में चीनी डाल। तो आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो। तो निम्न प्रकार के प्रश्नों को उत्तर, मैंने 2 घंटा को राख कर बाद का होता है उसको बताएगा। तो देख, बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो जाता है, इसका वर्णन करना है। बी सी में जो खाली जगह रहल पानी काल के जमा हो जाए। तो कच्चे आलू से बने कप वर्णात्मक पारगम्य में झिल्ली की तरह कार्य करता है। कप बी और सी में चीनी या नमक की उपस्थिति के कारण यह सांद्र विलयन बनता है। मैंने आलू कर जो पानी से घोल बनाए लेना। कप बी और सी में चीनी या नमक की उपस्थिति के कारण यह सांद्र विलयन बनता है, जिस कारण जल परासरण द्वारा कप में एकत्र हो जाती है। मतलब नहीं है कि बरसात में नमक के पानी बन जाए उस लखे, तो आलू तो नमी रहेला, तो उकरे से चीनी और जे नमक रहे से घोराया जाएगा। दूसरा, ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आलू के कप ए को खाली रखा गया है, जिससे जल एकत्र नहीं होता है। आलू के अंदर और बाहर जल का सांद्रण एक समान रहता है, रहने से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होती है। इससे यह साबित होता है कि परासरण के लिए सांद्रता में भिन्नता का होना आवश्यक है। एक खाली इसलिए रखी कि देखा थी में पानी आवेल के नहीं आवेल, तो नहीं आवेला, इसने रेवोल्यूशन का तो इसने। तीसरा बोलता है ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करो। ए तथा डी के आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करना है। माने सिझाल वाला में पानी नहीं आला और खाली वाला में बताया है। कप ए तथा डी में जल जमा नहीं हुआ। कप ए को खाली रखने के कारण बाहरी जल सांद्रता कप के अंदर जल की सांद्रता बराबर थी, इस कारण से जल का परासरण नहीं हुआ। कप डी उबले आलू का था, जिसमें 1 चम्मच चीनी थी। उबले होने के कारण आलू के वर्णात्मक पारगम्यता का गुण समाप्त हो गया, जिसके कारण इसमें भी जल एकत्र मतलब सिझाई दिली नहीं। ओकर जो पानी रहे वो सूख गेला, इकर मतलब उकरो में चीनी नहीं गोरालक, तो पानी जमा नहीं होलक। देख 10वां सवाल कहते हैं, कायिक विधि और मरम्मत हेतु किस प्रकार की कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है तथा इसका औचित्य बताएं।
कायिक विधि एवं मरम्मत हेतु कोशिकाओं के सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें प्रत्येक नई कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान होती है। नई कोशिकाएं जीवन में वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। माने जीवन का जो वृद्धि होता है ना, या कोई घाव होता है तो उसको भरता है, तो उससे नया कोशिका की जरूरत पड़ता है। ठीक है, उसी से बनता है। गुणसूत्र कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिकाओं के समान होती है प्रत्येक नई कोशिका में। ठीक है, लास्ट सवाल है, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? इस विभाजन का महत्व बताएं। युग्मकों के बनने के लिए प्रजनन अंगों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में 4 नई कोशिकाओं का जन्म होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 4 गो नया कोशिका जन्म लेला, और नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है। ठीक है, मातृ कोशिका का जरेल नहीं, अगर गुणसूत्र की गगन भेल कर में आधा रही, ताकि युग्मकों के निषेचन से जब नए जीव पैदा हो तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान बन जाती है, और जितना बनते जाए उकर में एक समान उमन डिवाइड हो जाए ना, है नहीं, मतलब निषेचन से जब नए जीव पैदा होते हैं ना तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान बन जाती है। पाठ खत्म।